हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो मैथ के सीरीज में हम लोग द्विघात समीकरण के प्रारूप को जान रहे थे। द्विघात समीकरण से कई सारे क्वेश्चन जाने। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है इससे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ताकि इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को अवश्य दबा दें। आइए शुरू करते हैं आज का निर्देशांक ज्यामिति। आइए आज का मेरा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास। ये 10th क्लास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति कि कौन कौन से किस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले ये समझते हैं कि किसी भी ज्यामिति में निर्देशांक का क्या अर्थ होता है, और इसके लिए हमें पहले समझना होगा जिसका हम नाम लेंगे कार्तीय तल। पहले आपको समझना होगा कार्तीय तल। तो जैसे हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग करते क्या है कि जब कार्तीय तल का निर्माण करते हैं तो कार्तीय तल के निर्माण के लिए हम पहले एक एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष से रिलेटिव एक कंडीशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि ये जो क्षैतिज तल होता है हम इसको एक्स अक्ष करते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर तल होता है इसको हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये तलों का जब निर्माण पूरी तरीके से हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कार्तीय तल। ध्यान से देखिए, क्षैतिज तल को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर जो तल है या ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको वाई अक्ष, और इस पूरी को हम बोलते हैं कार्तीय तल। एक और कॉन्सेप्ट इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ये जो आपके सामने एक्स है तो इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वे एक्स डैश एक्सिस कहलाते हैं या एक्स डैश लिखे जाते हैं, और y के अपोजिट में जो नीचे वाले भाग हैं इसमें हम y डैश लिखते हैं। और ये दोनों का, ये जो दोनों एक्सिस है, दोनों जो अक्ष हैं उसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, कटान बिंदु है, ये जो जहां पर ये कटा हुआ है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और जनरली इस मूल बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग O का प्रयोग करते हैं। मूल बिंदु को दर्शाने के लिए O एक अक्षर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें समझते हैं, जैसे सपोज है कि मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास कोई एक बिंदु है और इस बिंदु का हम नाम जनरली आपके सामने दे देते हैं A। अगर आप इसे डिनोट करते हैं, अगर ग्राफ की सॉल्यूशन के तरह ग्राफ के अनुसार जानते हैं, और मान लीजिए कि ये जो बिंदु है वह एक के सामने है, जबकि इधर y वाले भाग के तरफ अगर देखें तो ये जो बिंदु आपके सामने है ये 2 के सामने है, ये 2 के सामने है और ये 1 के सामने है, तो हम कहेंगे कि ये जो इस बिंदु का निर्देश देने वाला जो अंक है, वो निर्देश देने वाला अंक जो होगा वो होगा 1 और कॉमा देके लिखेंगे 2। आप इसको जानते भी होंगे कि इसमें जो पहला जो अक्षर होता है, पहला वाला जो लेटर होता है उसको हम लोग x के रूप में डिनोट करते हैं, और जो दूसरा अक्षर होता है इसे हम y के रूप में डिनोट करते हैं। और ये जो आपके सामने 1 2 एक पोस्ट
के रूप में आया है 1 2 इस तरीके से, इसी पूरे को हम बोलते हैं निर्देशांक। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं निर्देशांक। इसको बोला जाता है निर्देशांक, या इसका दूसरा नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं नियामक। तो इससे बिंदु को कहेंगे निर्देशांक या नियामक। और निर्देशांक या नियामक का कंडीशन जो होता है वो किसी कार्तीय तल पर स्थित ही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके निर्देशांक के रूप को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, निर्देशांक को भी एक बार अच्छे से समझ लेना है आपको, और हो सके तो आप इसे कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बिंदु है और उसका निर्देशांक है 2 3। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। एक कोई बिंदु है जो कार्तीय तल में स्थित है, उसका निर्देशांक क्या है? तो उसका निर्देशांक है 2 3। अब इसका आपको ये भी जानना होता है, ये जो 2 3 हम लिखे हैं इस प्रकार से, तो इसमें ये जो 2 है, इस 2 को जो डिनोट किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्स निर्देशांक। इसको बोला जाता है क्या? एक्स निर्देशांक। और अगर इसका हम नाम जाने तो इसको हम बोलते हैं भुज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भुज। दूसरी बात, अगर ये जो y वाला या फिर दूसरा वाला जो टर्म जाने तो इसको हम बोलते हैं y निर्देशांक। और अगर इस y निर्देशांक का नाम जाने तो इस y निर्देशांक का नाम जो होता है वो होता है कोटि। तो अच्छे से याद करेंगे यहां पर कि पहला वाला जो अंक है x निर्देशांक, उसका नाम पड़ेगा भुज। दूसरा वाला जो अंक है वो कहलाता है y निर्देशांक, जिसका नाम पड़ता है क्या? कोटि। तो एक किसी भी नियामक में, एक किसी भी कोऑर्डिनेट में निर्देशांक जो होते हैं उसमें भुज और कोटि ये दोनों मौजूद होते हैं। उसमें भुज भी होता है और कोटि भी होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम आपके सामने एक संख्या लिखे, देखिए इस प्रकार से, जो लिखा गया है -3 4। अगर ये छोटे कोष्ठ में है तो ये नियामक है, सबसे जरूरी चीज। अब इसमें आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि -3 जो होगा उसको हम भुज कहेंगे, और ये जो 4 होगा इस 4 को हम कहेंगे कोटि। 4 क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा, और -3 क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम एक संख्या अपने सामने लेते हैं 5 7, और अगर कोई आपसे पूछे इसमें कोटि कितना है, आप स्पष्ट बता सकते हैं। कोटि अगर पूछा तो दूसरा अर्थात 7, और अगर भुज पूछा तो ये पहला मतलब 5। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कोटि और निर्देशांक की क्रिया आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात पहला वाला अंक भुज कहलाएगा और दूसरा वाला अंक कहलाएगा कोटि। आइए इसके बाद हमें एक और कार्तीय तल में जानकारी जान लेनी होती है, जानने की आवश्यकता होती है कि कार्तीय तल में कोई भी निर्देशांक अगर स्थित है तो उसका चतुर्थांश पोजीशन कैसे कैसे होता है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। अब ये जानते हैं, जैसे हम आपके सामने एक पहले कार्तीय तल बना लेते हैं, जिसमें कार्तीय तल में हम लोग सिंपल समझ सकते हैं। ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये हमारा होता है मूल बिंदु। एक चीज और बता दें, आपको यहां याद रखना चाहिए, ये जो मूल बिंदु होता है जिसको हम मूल बिंदु नाम दिए, इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या होता है? तो उसका निर्देशांक होता है 0 0। मतलब मूल बिंदु का भुज भी 0 और कोटि भी 0 होता है। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे। तो कार्तीय तल जो देख रहे हैं, तो इस कार्तीय तल में जो अक्षों के द्वारा विभाजित हुआ है ये 4 भाग दिखाई देते होंगे, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये 4 भाग हैं।
तो इस 4 भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, या फिर इसे नाम दिया जाता है पाद। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे, ऐसे 4 भाग जो बने हैं इसमें इसका नाम पड़ता है क्या? चतुर्थांश। अब इस चारों के चतुर्थांश में इसकी पोजीशन भी बताई गई है। जैसे ये जो आपके सामने चतुर्थांश है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये जो है हमारा ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, ऐसे भी नाम इसका दिया जा सकता है। हम आज आप बताने वाले हैं कि इसकी चिन्ह परिपाटी कैसे कैसे होती है। अर्थात कोई भी निर्देशांक अगर आपके सामने है तो किस चतुर्थांश में उसकी पोजीशन बनती है, उसको हम लोग निर्देशांक का चिन्ह परिपाटी नाम जानते हैं। चिन्ह परिपाटी, ऐसे चिन्ह परिपाटी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको नोट करवा देंगे। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि ये चतुर्थांश जो है इसके नाम होंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। अब इसको ऐसे समझते हैं इस प्रकार से, जैसे जो कार्तीय तल आपके सामने दिखाया गया है, ये कार्तीय तल, इसमें ये आपको शायद पता होगा कि जिधर x होते हैं इधर के अंक पॉजिटिव लिखे जाते हैं। अर्थात अगर इसे ग्राफ के कॉपी पर जब इसे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, तो इस लाइन की तरफ प्लस में लिखे जाते हैं, जबकि x के मान जो डैश वाले भाग हैं, डैश वाला, इधर हम उसके मान को नेगेटिव लिखते हैं। मतलब -1, -2, -3 इस साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर लिखना होगा 1 2 3 4 तो हमें इस तरफ लिखना होगा। सेम y के साथ भी ऐसा होता है, y जिधर है इधर y के अंक प्लस लिखे जाते हैं, और जिधर डैश है उधर y डैश जिधर है इधर हम माइनस के रूप में यूज करते हैं। अब यही माइनस प्लस जिसको याद रहेगा उसको उसकी चिन्ह परिपाटी समझ में अच्छे से आ जाएगी। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे आप थोड़ा सा जानिए कि अगर प्रथम चतुर्थांश की हम बात करें तो अभी हम बताए थे कि कोई भी निर्देशांक जो होता है, जो निर्देशांक है उसमें पहला अंक जो है वो x निर्देशांक होगा और जो दूसरा अंक है वो y निर्देशांक होगा। पहला अंक x निर्देशांक, दूसरा अंक y निर्देशांक। अब यहां समझिए कि अगर पहले चतुर्थांश में हम पोजीशन को समझें कि प्लस या माइनस, तो समझते हैं। देखिए पहले चतुर्थांश में x वाला लाइन जो है वो प्लस की ओर है, तो इसका मतलब x यहां प्लस में आएगा, और इसी चतुर्थांश में y वाला जो लाइन है वो भी प्लस को डिनोट करता है, तो इसमें y भी प्लस आएगा। अच्छे समझ जाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको एग्जांपल देते हैं इसका, थोड़ी देर बाद नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इस बात का। सेकंड चतुर्थांश भी पहले समझ लेते हैं, प्लस या माइनस। तो यहां देखिए इस चतुर्थांश का जो एरिया है उसमें x वाला माइनस में, क्योंकि x जैसे इधर माइनस में आते हैं, तो इसका चिन्ह होगा माइनस, और y वाला जो भाग है ये आता है प्लस में। तो इस तरीके से द्वितीय चतुर्थांश जो होंगे उसमें माइनस प्लस होंगे। अभी माइनस प्लस क्या है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तृतीय की बात समझते हैं। तृतीय का एरिया देखें, इसमें प्लस में माइनस समझते हैं। तो देखिए इस एरिया में x वाला जो भाग है माइनस में, और y वाला जो भाग है वो भी डैश के रूप में है, तो यहां भी माइनस में। मतलब इसमें जो अंक आएंगे, निर्देशांक के अंक आएंगे, वो दोनों माइनस में होंगे। चलिए चतुर्थ की बात करते हैं। तो चतुर्थ की अगर बात करें तो इसमें देखा जाए, इसमें प्लस की माइनस, मतलब भुज या कोटि प्लस या माइनस होंगे, समझेंगे। तो इस चौथे वाले में देखिए x जो है, x वाला भाग वो प्लस में, तो पहले प्लस आएगा, y वाला भाग जो है माइनस में, तो पहले माइनस आएगा। अच्छा एक चीज और, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर पहले प्लस लिख रहे हैं बाद में माइनस,
तो याद रखेंगे, कभी भी निर्देशांक लिखे जाते हैं तो पहले x लिखा जाता है और उसके बाद वाला जो अंक होता है वो y होता है। इसीलिए इसकी सभी की चिन्ह परिपाटी में पहले प्लस दिए, मतलब पहले x का चिन्ह दिए और उसके बाद y का चिन्ह दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चिन्ह परिपाटी लिख के डैश देते और डैश देने के बाद आप इस चतुर्थांशों की पोजीशन को अपने कॉपी में एक बार नोट कर लें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है कि कौन कौन में प्लस होता है, कौन कौन में माइनस होता है। एक बार ऐसा कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं इसके बाद जो बताएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए रहते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? आपसे पूछा जाएगा कि -2 3, मान लीजिए एक निर्देशांक है जिसका पोजीशन आप देख रहे हैं -2 3, ये किस चतुर्थांश में होगा? ये जो होगा वह किस चतुर्थांश में होगा? तो अब जल्दी से देखिए, इसमें x वाला जो है माइनस में है और y वाला जो अंक है वो प्लस में है। कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं। तो माइनस प्लस किस में होता है? तो माइनस प्लस देखिए द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो मेरे पास निर्देशांक ज्यामिति का नियामक है वह किस चतुर्थांश का है? तो द्वितीय चतुर्थांश का है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्योंकि माइनस प्लस, तो यहां पे देखिए माइनस प्लस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि आपके सामने ये जो निर्देशांक है ये किस चतुर्थांश में होंगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि इसमें देखिए पहला जो x है ये आपके पास प्लस में है, y वाला जो चिन्ह है वो क्या है? माइनस में। तो प्लस माइनस कहां आता है? तो देखिए प्लस माइनस चौथे चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब यह किस चतुर्थांश में होगा? तो ये होगा चौथे चतुर्थांश में। चलिए आपके एक अगर आप समझ गए होंगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। आपको ये बताना है कि -3 -6, ये जो -3 है -6 है ये किस चतुर्थांश में होगा या किस पाद में आएगा? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आपको जवाब देना है 1 2 3 या 4, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से किस चतुर्थांश में ये जो आपके सामने अंक है -3 -6 ये प्रेजेंट होंगे अर्थात मौजूद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस चिन्ह परिपाटी के बाद आइए जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में गणितीय रूप बनाने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो वो क्या फॉर्मूले होते हैं उसको अभी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं निर्देशांक का ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आइए इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक कुछ दूरी पर बिंदु है B। इसके निर्देशांक तो आप समझ गए, पहले हम x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। तो मान लीजिए इसके निर्देशांक जो है x y है। ऐसे दो बिंदु है इसलिए हम इसका नाम x1 y1 कर देते हैं और इसका निर्देशांक मान लीजिए कि x2 y2। इस तरीके से A बिंदु है इसका निर्देशांक x1 y1, B बिंदु है इसका निर्देशांक x2 y2 है और इसको मिलाने वाली एक सिंपल सी लाइन AB कुछ इस प्रकार से। तो A से B तक जो निर्देशांक दिए गए हैं इसके द्वारा हम A से B तक ये जो हमारे पास है लाइन, इस लाइन का मान निकाल सकते हैं, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी निकाली जा सकती है। और निर्देशांक ज्यामिति में ये जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है दूरी सूत्र।
इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड का दूरी अगर निकालना है, ए बी की दूरी निकालनी है, तो लिख सकते हैं ए से बी की दूरी। और दूरी निकालने का एक छोटा सा सूत्र है, काफी आसान है और काफी ज्यादा यूजफुल है। होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल। a और b जो हमारे पास है, इसके बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1, ऐसे रूट इसको केवल पढ़ सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कभी कभी कंफ्यूजन स्टूडेंट को भी आ जाता है कि सर ये बताइए कि यहाँ x1 माइनस x2 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? तो इस बात को हम समझा देते हैं आपको। जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस a के होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से अगर इसे आगे पीछे भी लिख दिए तो ये गलत नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट ऐसे लिखा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों दूरी सूत्र हमारे सही होंगे, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो इसको भी आप पहले आसानी से नोट कर लेंगे। इसके बाद आइए जानते हैं कि अगर इसे दूरी सूत्र में, जो दूरी फॉर्मूला है, इसमें एक बिंदु मूल बिंदु हो, मूल बिंदु होगा तो निर्देशांक क्या होगा? 0 0। तब इसकी दूरी क्या होती है उसके भी कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझना चाहिए। दूरी सूत्र का भी एक छोटा सा रूप है जो मूल बिंदु से लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं कि ये मूल बिंदु है, चलिए मान लेते हैं कि ये O है, और एक दूसरे बिंदु पर हम इसका कंडीशन दिखा देते हैं जो सपोज है, मान लीजिए वो A है। तो अगर इस मूल बिंदु से इस A बिंदु तक की दूरी निकालनी होगी तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जान गए, हम बता चुके कुछ देर पहले कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। और यदि मान लीजिए कि ये A बिंदु है, इसका निर्देशांक है x y, इस तरीके से। इसमें 1 1 देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 1 देते हैं तो दूसरा होना चाहिए, तभी तो 1 देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक O है, A बिंदु का निर्देशांक है x y। अब अगर मान लीजिए क्या यहां पर आपको पता है कि मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से A की दूरी क्या होगी, इसका गणितीय रूप क्या होता है? तो मान लेते हैं कि इसको हम OA लिख देते हैं। तो अपना फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो था बताए थे हम आपको, इसमें होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, अगर x2 x1 के मान को रखें तो इसमें करना क्या होता है कि इसको हम मानेंगे x1, ये होगा y1, यहां जो दूसरा पद है इसमें ये होगा x2 और ये होगा y2। तो अगर इसमें मान रखते हैं तो x2 हमारा है x माइनस x1 हमारे पास है 0। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास है y और y1 जो है मेरे पास है 0, इसका हम दे देते हैं a स्क्वायर। अब देखिए समझिए कि अगर x में से 0 माइनस करेंगे तो ये तो x ही होगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है y स्क्वायर। तो अच्छे से याद रखेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की जो
दूरी सूत्र होता है उस दूरी सूत्र का व्यंजक लिखा जाता है इस प्रकार, अर्थात √x² प्लस y²। कई बार इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इस बात का आप ध्यान अच्छे से रखेंगे। आइए, इसे मूल बिंदु के दूरी सूत्र के बाद एक और छोटा सा सूत्र होता है। ऐसे इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का नाम दिया गया है मध्य बिंदु सूत्र। और मध्य बिंदु सूत्र जानने के बाद हम इस वीडियो में ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। देखते हैं कि मूल बिंदु के बाद जो दूरी सूत्र का अगला प्रारूप है वो कैसा होता है। चलिए इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु चलिए मान लेते हैं कि यहां पर A है, और दूसरा जो बिंदु है चलिए मान लेते हैं ये मेरा पास B है। A का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और B का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। ध्यान देंगे, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2। अब यदि मान लीजिए कि इस AB रेखाखंड के बीच कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस AB के मध्य में है, बीचों बीच है, सपोज दैट, मान लीजिए उसका हम नाम दे देते हैं P। अब अगर हमसे पूछे कि इस P का निर्देशांक क्या होगा, तो इस P के निर्देशांक को निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं उसका फॉर्मूले का नाम दिया गया है मध्य बिंदु सूत्र। उसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। इंग्लिश में से बोलेंगे मिडिल पॉइंट फॉर्मूला। तो इस P का निर्देशांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, समझिए। तो अगर इसको लिख लेते हैं, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो काफी आसान इसका फॉर्मूला है। मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालने का जो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, अर्थात यहां का x1 और यहां का x2 दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, और y निर्देशांक में लिखेंगे इसी तरीके से, अर्थात y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरीके से। और यही है मध्य बिंदु सूत्र। तो इस तरीके से हम इसमें आपको तीन फॉर्मूला बताएं। एक फॉर्मूला जो पहला था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। उसके बाद उसी आधार पर बताया हम आपको कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के फॉर्मूले कैसे होते हैं, और अभी हम लोग जाने मध्य बिंदु सूत्र। इसका नाम पड़ा मध्य बिंदु सूत्र। तो अगर मध्य में कोई बिंदु है तो सूत्र कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। ऐसे इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी टॉपिक होते हैं, इसका डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और कुछ नए फॉर्मूले का हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले जो आज हम इस वीडियो में कंडीशन बताए हैं, इस पर कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज में, और सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब पहले देंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसका जवाब देंगे, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। आइए, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो पहले क्वेश्चन को रूप में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफी आसान और समझने लायक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। 4-3 ये किस चतुर्थांश में है। हम आपको स्टार्टिंग में भी चतुर्थांश के नियम बताए थे, याद कीजिए। चतुर्थांश वाले ऐसे क्रम थे, ये x था, x डैश था, y, इसको y डैश मानते हैं। अब बताना है इसमें कौन से चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सोच के समझ के बताइए, पहले समझ में आ रहा है सबको। चलिए देखिए, हम फिर से बता देते, समझा देते हैं। 4 यहां मेरे पास क्या है प्लस में, तो देखिए x वाला प्लस में, ये वाला भाग, फिर y वाला जो अंक है वो माइनस में है, तो y किधर माइनस में होता है, नीचे, तो y देखिए ये वाला माइनस में होता है। इससे और इससे मिला हुआ चतुर्थांश कौन सा, चतुर्थ।
तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ। चलिए इसी तरीके से आपको जवाब देना है सोच समझ के, काफी आसानी से, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसे क्रम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु छेद 4 के कोटि का मान बताइए। एक निर्देशांक आपके सामने है जो दिख रहा है, और निर्देशांक है 6 4। आपको बताया इसमें कोटि, स्पष्ट है? बताइए जल्दी से, कोटि क्या होगा? आपको बता चुके हैं, पहला वाला अंक भुज कहा जाता है, दूसरा जो अंक होता है इसको हम कोटि कहते हैं। तो इसका कोटि कौन सा हो जाएगा? सोचिए, ऑप्शन नंबर बी 4, मतलब इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है। बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु दिए गए हैं, इसको समझना है अच्छे से आपको। तो दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन है? तो एक है 2 3 और एक हमारे पास है, और वो जो बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 3। इसके बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी सूत्र याद कीजिए। दूरी सूत्र हम आपको बताए थे कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए x2 - x1, जिसमें x1 y1, ये हमारा x2 ये y2। तो x2 मेरे पास -2 है, x1 तो -2। क्योंकि देखिए फॉर्मूले में माइनस होता है, ये हम 2 ही लिखे हैं यहां पर, प्लस y2 - y1, तो y2 देखिए मेरे पास 3 है, माइनस y1 मेरे पास ये भी 3 ही है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए -2 टोटल हो गया -4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब 3 में से 3 हटाए तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। अब 16 और 0 हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 16 0 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल हो जाता है क्या? 4। मतलब इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। याद ये रखें कि इस प्रकार से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और दूरी निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 2 3 अच्छे से ध्यान देंगे। ये जो मेरे पास 2 3 है, इसकी दूरी मूल बिंदु से, तो अभी हम आपको मूल बिंदु का फॉर्मूला बताए थे, काफी आसान फॉर्मूला था, जो था √x² + y²। अब देखिए इसमें मूल बिंदु दिया रहे, निर्देशांक या ना दिया रहे, कोई लेना देना नहीं है। हमें यहां से x और y के मान लेने हैं। तो x y का मान अगर रखते हैं तो x का मान मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। y का मान मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 और 4 जोड़ दिए तो हमारे पास हो गया 13। अब 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो ये मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जो आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी एकदम नहीं होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। यह है बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु नियामक, जबकि A का निर्देशांक दिया हुआ है देखिए 8 10 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 4 6। मध्य बिंदु का सूत्र पूछा गया है, सॉरी मध्य बिंदु का मान पूछा गया है, तो मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र याद कीजिए, हम बताए थे। इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी ये रूट नहीं होता है, इस तरीके से होते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब क्या करेंगे? x1 x2 का मान, y1 y2 का मान अच्छे से ध्यान से रखेंगे। ये मेरा x1 होगा,
ये मेरा x2 होगा। चलिए y1 y2 का मान, ये y1 होगा, ये y2 होगा, आधा कर देंगे। तो देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का आधा कीजिए तो 6 हुआ। 10 और 6 जोड़िए 16 हुआ, 2 से भाग लगाइए तो ये 8 हो गया। अर्थात निर्देशांक का मान हो जाएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूले के अनुसार, और वो हो जाएगा क्या 6 8। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 6 में देखिए तो दिया गया है बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ए बिंदु और बी बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो हम अभी बताए थे पी, इसका आपको सूत्र यहां निकाल के बता देना है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं। अभी जैसे तुरंत आपको बताए थे मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और कैसे मान निकालेंगे, तो इसका आप खुद मान निकालिए और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर जवाब दीजिए आपका जवाब ए बी सी डी चारों में से कौन सा सही हुआ। चलिए पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 नंबर को देखें तो है बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, -5 7 और है निर्देशांक -1 3, इसके बीच की दूरी पूछा गया आपसे, आपको बताना है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र हम बताएं आपको, जो होता है x2 - x1, ये वाला x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस केवल समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, ठीक ना, अच्छे से। x2 का मान -1, फॉर्मूले में माइनस होता है। x1 का मान देखिए -5 है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। चलिए y2 - y1, y2 मेरे पास 3 है माइनस y1 मेरे पास 7 हो गया, स्क्वायर चढ़ा देंगे, सॉल्व करेंगे। -1 + 5 तो ये टोटल आपका 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 16, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो स्पष्ट तरीके से 16 ही होगा। अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाता है 32, और 32 को जब खंड करके पद निकालेंगे, क्योंकि 32 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, खंड करके अगर बाहर निकालेंगे तो आएगा 4√2। तो देख लेंगे इसका कौन सा सही होगा, तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दूरी सूत्र भी निकालते हैं। आइए जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं 8 नंबर में क्या है, कैसा है। बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी होगी 2 3 4 1। ठीक, कई सारे 2 क्वेश्चन तो हम बना लिया आपको, अब ये भी बना लिए कि कैसे निकाले जाते हैं दूरी सूत्र से उस बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसको हम शॉर्टेस्ट तरीके से करेंगे, ध्यान देंगे। इसके लिए आप जल्दी से कर सकते हैं एकदम आसानी से। इसके पहले अंक में इसके पहले अंक को घटाइए, 2 में से 4 घटा -2 का स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी निकालने का तरीका। नियम वही है लेकिन शॉर्टेस्ट तरीका, आसानी से। अब दूसरे में से दूसरे को घटाइए, 3 में से 1 घटाए 2 बचा तो 2 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लिए जल्दी से, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 जोड़े तो ये 8 होता है, और 8 को खंडित करते हैं तो हो जाता है 2√2। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो मेरे पास 8 नंबर था इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए जानेंगे 9 नंबर को। 9 नंबर में क्या है वो समझ लेते हैं। तो 9 नंबर है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। समझिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या जवाब दे देते हैं y एक्सिस से दूरी क्या कहलाता है, तो y एक्सिस से दूरी कहला देगा कोटि होता है, भुज होता है।
तो ऐसी बात नहीं है, इसको समझिए। x x डैश y y डैश, इसमें y अक्ष कौन सा है? y अक्ष ये वाला है, ये है ना। तो इससे दूरी, इस अक्ष से दूरी या तो इधर या तो इधर, इस लाइन से दूरी पूछा आपसे, या तो इस साइड या तो इस साइड, जिधर भी आपसे दूरी पूछा गया है। तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो या तो इधर पूछा गया है या इस साइड पूछा गया है। तो y अक्ष वाली दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगा x निर्देशांक। क्या कहलाएगा? x निर्देशांक। क्योंकि x वाला जो अक्षर होता है वो x निर्देशांक। अगर इस x निर्देशांक का नाम जाने तो इसको हम कहते हैं भुज। तो अगर ऑप्शन में भुज है तो ये भी सही होगा, x निर्देशांक है तो ये भी सही होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होंगे, याद रखेंगे। तो मेरे इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है बी, x निर्देशांक। ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कैसे बनाए जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? आपको बताना है कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश का नियम तो हम बता ही दिए सब लोग को अच्छे से। इस तरीके से काटिए तल में हमारे पास x से हम माइनस में है, x माइनस देखिए इधर डैश की तरफ माइनस होता है, ये वाला लाइन। 6 मेरे पास प्लस है, दूसरा वाला y वाला प्लस है, तो y वाला प्लस किधर है? ये वाला। तो इन दोनों से मिला हुआ कौन सा? कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश। मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। द्वितीय चतुर्थांश में ये जो बिंदु है स्थित रहेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो, और कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ निर्देशांक ज्यामिति।